the success and failures of development strategies. Development strategies pursued by China and Pakistan. मेरा कहने का क्या मतलब है कि हमने वहां पे जो डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज लास्ट क्लास में देखी थी, जो उन्होंने बनाई थी बेटे, उसके सक्सेस को और फेलियर को यहाँ पे पढ़ना है। उसके सक्सेस को और फेलियर को यहाँ पे हमें पढ़ना है। ओके सर। मैं बेटे पहले चाइना की बात करता हूं। सक्सेस ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन चाइना। सक्सेस ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन चाइना, जो वहां पे रिफॉर्म्स किए गए उसमें क्या क्या चाइना को सक्सेस मिली। पॉइंट नंबर 1, देयर वॉज existence of infrastructure in the areas of education, health and land reforms. उनके यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ। देयर वॉज देयर वॉज existence of there was existence of infrastructure in the areas of education and health and and land reforms। वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ इन द एरिया ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड लैंड रिफॉर्म्स। तो देयर वॉज एग्जिस्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का एग्जिस्टेंस स्टार्ट हो चुका था बेटे। इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होना शुरू हुआ एजुकेशन में भी, हेल्थ में भी और लैंड रिफॉर्म्स में भी। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, through the commune system through the commune system there was more equitable distribution there was more equitable distribution of food grains। कम्यून सिस्टम के आने पर वहां पर मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होने लगा फूड ग्रेन्स को लेकर। ये एक और सक्सेस उनको मिला। एक, उनके यहां पर प्लानिंग को डिसेंट्रलाइज कर दिया गया। देयर वाज decentralized planning and
existence of small scale enterprises. वहां पे प्लानिंग को भी डिसेंट्रलाइज्ड किया गया और वहां पर स्मॉल स्केल एंटरप्राइज के एग्जिस्टेंस भी आ गए। तो हमारे पास 3 सक्सेस पॉइंट आ गए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स हुआ, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग हो गई, मतलब प्लानिंग को हर लेवल पे किया जाने लगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग थी कि आप एक ही जगह के ऊपर से हायरार्किकल ऑर्डर आया कि आपने प्लानिंग कर ली और सबको वो मानना है। नहीं, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग हुई बेटे, हर लेवल के ऊपर प्लानिंग हो गई और एग्जिस्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस आ गए। स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस को बढ़ावा मिला। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बेटे, इनको फेलियर्स क्या मिले? फेलियर्स ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन चाइना। फेलियर्स ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन चाइना। हमारे सामने क्या क्या फेलियर्स आए बेटा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को करने के बाद? चाइना को किन किन फेलियर्स का सामना करना पड़ा? पॉइंट नंबर 1 बेटे, वो रेड गार्ड वाली मैंने आपको बात बताई थी जब मायो मूवमेंट हुआ, जो रेड गार्ड वाली मैंने आपको बात बताई थी कि वहां पर स्कूल, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस को बंद करके वहां बच्चों को, यूथ को कहा गया कि आप लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम करें, गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करें, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अगेंस्ट आप लोग प्रोटेक्शन स्टार्ट कर दें, आप प्रोटेक्ट करें उस चीज को। तो बेटे जो प्रोटेस्ट वहां पर हुआ गवर्नमेंट की पॉलिसीज को लेकर, जो भी प्रोटेस्ट वहां पे रहा गवर्नमेंट के प्रिंसिपल्स को लेकर, जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस बना रही थी उसको लेके वहां प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। यानी माओइस्ट ने वहां पर क्या किया, गवर्नमेंट की हर पॉलिसी के अगेंस्ट काम किया। जो गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही थी उसको अलग तरीके से प्रेजेंट करने लगे। चाहे स्कूल स्टूडेंट्स हो, यूनिवर्सिटीज हो, कॉलेजेस हो, वो बेटे अपने साथ वो रेड बुक लेके चलते थे जिसको रेड गार्ड कहा गया, और उसके अंदर बेटे वो अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते थे, वो उन पॉलिसीज के अगेंस्ट बातें बोलते थे। ठीक है, उसकी वजह से वहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो गया, उसका पेस स्लो हो गया बेटे उस प्रोटेस्ट के थ्रू। देयर वॉज स्लो पेस ऑफ ग्रोथ एंड लैक ऑफ modernization in the Chinese economy under the Maoist rule. अंडर द माओइस्ट रूल कि वहां पे मॉडर्नाइजेशन कम हुआ, लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन, ग्रोथ रेट की पेस स्लो हो गई बेटे, क्योंकि वहां पर माओइस्ट रूल स्टार्ट हो गया। पॉइंट नंबर 2, ये फेलियर्स लिख रहे हैं हम लोग बेटे। बेटे वहां पे माओइस्ट के सारे विजन फेल हो गए। माओइस्ट विजन जो वो सोच रहे थे बेटे फ्यूचर के लिए, उन्होंने फोरकास्ट किया था, माओइस्ट विजन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट based on decentralization,
self sufficiency and shunning of foreign exchange. इकोनॉमी के अंदर फॉरेन टेक्नोलॉजी या फॉरेन एक्सचेंज को लेकर आना, वो बेटे उनके लिए फेल हो गया, हेड फेल्ड. सेल्फ सफिशिएंसी एंड शनिंग ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी, बाहर से मंगवाई जाने वाली फॉरेन टेक्नोलॉजी, बेटे वो माओइस्ट विजन जो था उनका, वो बेटा सारा फेल हो गया. इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन द विजन ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ माओइस्ट प्रोटेक्ट, बेटे वो सब वहां फेल हो गया था. जो उन्होंने प्रोटेस्ट किया माओइस्ट ने, वो सब कुछ फेल हो गया बेटे, वो कोई डेवलपमेंट वहां नहीं हो पाई. सर एक तरीके से तो उनका ग्रेट लीप फॉरवर्ड भी जो है रशिया के साथ जो डिस्प्यूट हुआ था, उस वजह से वो भी फेलियर में ही आ गया कि वहां से उन्होंने अपने सारे प्रोफेशनल्स को वापस बुला लिया था रशिया ने. हाँ बेटे, हम उसकी बात भी अभी यहाँ लिखने वाले हैं. Despite extensive land reforms and the great leap forward and other initiatives बेटे लैंड रिफॉर्म्स करने के बाद, ग्रेट लीप फॉरवर्ड करने के बाद, अदर इनिशिएटिव्स को भी लेने के बाद, वहां पर कैपिटा इनकम में जो गेन था ना बेटे, जो 1978 में आया, बेटे वो बिल्कुल सेम रहा जो 1950s में था, मिड 1950s में था. यानी इनको कोई फायदा नहीं हो पाया क्योंकि इनकी पॉपुलेशन पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो रही थी. ओके सर. द पर कैपिटा गेन in output in 1978 was the same as it was in the mid 1950s. तो 1978 के अंदर पर कैपिटा गेन आया, वो सेम रहा जैसे मिड 1950s में था. इसका बेनिफिट ये लोग नहीं ले पाए क्योंकि इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो पा रही थी. तो 3 पॉइंट हमने आपको सक्सेस के लिखवा दिए, 3 पॉइंट हमने आपको फेलियर के लिखवा दिए. बेटे आप थोड़ी सी जगह छोड़ दें, आप हाफ पेज एक बार छोड़ दें. आप हाफ पेज यहां पर एक बार छोड़ दें बेटा. आपने हाफ पेज छोड़ दिया. हाँ बेटा सर, हमने हाफ पेज लीव कर दिया. ठीक है बेटा. अब मैं ना आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल डिस्कस कर रहा हूं 2016 के डेटा के अकॉर्डिंग. आप उसको देखें एक बार. मैं हेडिंग लिख रहा हूं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स. जो स्टूडेंट्स नोट्स लेकर चले गए हैं वो अपने नोट्स में ही देख लें बेटा. पेज नंबर 130 पे,
पेज नंबर 130 पे वो टेबल बनी है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर की बात कर रहे हैं हम लोग, एचडीआई की बात कर रहे हैं बेटे। बेटे किसी भी इकोनॉमी की डेवलपमेंट, किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ एचडीआई से देखा जाता है। एचडीआई एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है किसी भी ह्यूमन डेवलपमेंट की स्टडी करने के लिए। जितनी ज्यादा एचडीआई की वैल्यू होगी उतना लेवल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ज्यादा होगा, और जितनी एचडीआई की वैल्यू कम होगी बेटा उतना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लेवल कम होगा। ओके सर, तो एचडीआई इज एन important indicator to study the human development. Higher value of HDI shows the higher level of growth and development of a country. मैं यहाँ पे आपके सामने तीनों कंट्रीज की बात करता हूँ, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान। इंडिया का जो एचडीआई है बेटे वो है 0.624, चाइना का है 0.738, पाकिस्तान का है 0.550। यानी चाइना रैंक 1 पे आ गया, इंडिया रैंक 2 पे आ गया, और पाकिस्तान रैंक 3 पे आ गया। बेटे पाकिस्तान हमेशा रैंक 3 पे रहेगा, सिर्फ एक जगह को छोड़कर, वो मैं भी आपसे बात करता हूँ। सिर्फ एक पॉइंट पे आकर पाकिस्तान हमसे थोड़ा सा आगे जाएगा, बाकी हम लोग जो है वो हमेशा उससे आगे रहेंगे। ओके सर, चले बेटे आप फर्स्ट कॉलम में लिखें आइटम्स। जिनके पास नोट्स हैं उनको लिखने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ डेटा को फिल कर लें, और जिनके पास नोट्स अभी नहीं है वो बेटा टेबल साथ साथ बनाए। इंडिया, चाइना, पाकिस्तान। जल्दी लिखें बेटे। ठीक है सर, हमने लिख लिया। बेटा मैं आपको डेटा आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ ये 2016 का कर रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट, HDI 0.624, 0.738, 0.550। बेटे HDI के बेस पर हमारी रैंक बेस्ड ऑन HDI वर्ल्ड वाइड देखेंगे बेटे, वर्ल्ड वाइड हम तीनों कंट्रीज को ऑल ओवर दी वर्ल्ड हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। इंडिया की रैंक है 131, चाइना की रैंक है 91, पाकिस्तान की रैंक है 148। नेक्स्ट पॉइंट बेटे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी
at birth. Years, मतलब हम कितने साल तक जिंदा रहते हैं. Life expectancy refers to the average number of years for which people are expected to live. मतलब हम कितने साल तक हम जिंदा रह पाएंगे. हमारे यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या है बेटे? 68.3. चाइना में है 76 ईयर्स एवरेज लाइफ. पाकिस्तान में है 66.4. मतलब हमारे यहाँ पर एक एवरेज लाइफ है एक पर्सन की 68.3, चाइना में 76, पाकिस्तान में 66.4. नेक्स्ट पॉइंट, adult literacy rate. मतलब 15 इयर्स और उससे ज्यादा, 15 साल और 15 साल से ज्यादा अडल्ट लिटरेसी रेट या ईयर ऑफ स्कूलिंग आप कह सकते हैं. मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग इंडिया में है 6.3, चाइना में है 7.6, पाकिस्तान में है 5.1. जल्दी लिखिए बेटे. नेक्स्ट, जीडीपी पर कैपिटा. बेटे यहां लिखा हुआ है परचेजिंग पावर पैरिटी, यूएस डॉलर. पहले इसका मतलब समझ लें एक बार, उसके बाद आगे चलते हैं. पहले इसका मतलब समझ लेते हैं एक बार हम लोग. देखो बेटे, विश्व में अलग अलग कंट्रीज हैं. इंडिया में रुपी चलता है, पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपी चल रहा है, कहीं पे पाउंड चल रहा है, कहीं पे येन चल रहा है, कहीं डॉलर चल रहा है, कहीं पे यूरो करेंसी चल रही है. सर आपका कहने का मतलब है हर कंट्री के अंदर अपनी एक करेंसी चलती है. हाँ बेटे. अब आप ऐसा समझो कि अगर मैं कहूं कि हम 10 रुपए के अंदर 1 किलोग्राम किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को परचेज कर सकते हैं. मान लो 1 किलोग्राम यूनिट हम किसी की भी ले लेते हैं, आप आलू प्याज टमाटर आप कुछ भी ले लें बेटे, ठीक है. क्या मैं ये कह सकता हूं कि 10 रुपए के पाकिस्तानी रुपी में, तो पाकिस्तान में चलने वाली करेंसी, क्या वहां पर भी सेम यूनिट ऑफ कमोडिटी परचेज की जा सकती? क्या पाउंड के अंदर वही सेम यूनिट ऑफ कमोडिटी परचेज की जा सकती है? सर नहीं. पाउंड की वैल्यू इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग ज्यादा है, इंडियन करेंसी पाकिस्तान करेंसी के अंदर ज्यादा है, येन की अलग वैल्यू है, डॉलर की अपनी अलग वैल्यू है, यूरो की अपनी अलग वैल्यू है, तो ये सारी यूनिट्स तो सेम हो ही नहीं सकती. और बेटे इसी इसी प्रॉब्लम की वजह से वर्ल्ड वाइड जो फॉरेन ट्रेड होता है, वर्ल्ड वाइड जो फॉरेन ट्रेड होता है वो बेटे डॉलर में किया जाता है, यूएस डॉलर. यानी हम लोग हर किसी की जीडीपी को, हर कंट्री की जीडीपी को एक पर्टिकुलर यूनिट में मेजर कर लेते हैं और वो पर्टिकुलर यूनिट है डॉलर, यूएस डॉलर. इसलिए बेटे यहां पर जो जीडीपी दी गई है, जो जीडीपी की बात हो रही है, जीडीपी पर कैपिटा, परचेजिंग पावर पैरिटी यूएस डॉलर के लिए आ रही है बेटे. यूएस डॉलर के अंदर हमने उसको देखा है क्योंकि वो कॉमन करेंसी मेजर ले लिया गया है वर्ल्ड में हर कंट्री के लिए. ओके सर.
तो हमारे यहाँ पर है बेटे 6092, चाइना के अंदर है बेटे 14,400, बहुत आगे हैं वो हमसे। पाकिस्तान में है 4866, उसकी पॉपुलेशन कम है ना बेटे, इसलिए वो फायदा उठा लेता है 4866। डिनोमिनेटर डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन से, डिनोमिनेटर कम आ जाता है, डिनोमिनेटर कम है वहां पर, तो इसलिए वहां वैल्यू 48666 आ भी रही है, लेकिन उनकी तो माली हालत बहुत खराब है बेटे। पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास इतना भी बजट नहीं है कि वो अपने इंटरेस्ट भी पे कर पाए वर्ल्ड बैंक को। नेक्स्ट पॉइंट, पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन। पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, बेटे 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, 2011। 37, 32, 44। नेक्स्ट पॉइंट, infant mortality rate, infant mortality rate per 1000 लाइव बर्थ। हर 1000 बच्चे जो जन्म लेते हैं उसमें से कितने बच्चे जो है मोटाइल रेट में आ जाते हैं, जिनकी डेथ हो जाती है बेटे। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, नंबर ऑफ इन्फेंट डाइंग बिफोर रीचिंग ऑफ 1 ईयर पर 1000 लाइव बर्थ इन अ ईयर। जो 1 साल की उम्र तक नहीं आते हैं बेटे, बिफोर 1 ईयर उनकी डेथ हो जाती है। जन्म लेने से 1 साल के अंदर अंदर उनकी डेथ हो जाती है। हम यहाँ पर 1000 लाइव बर्थ की बात कर रहे हैं। इंडिया में 38 है, चाइना में 9 है, पाकिस्तान में 66 है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट पर 1 लाख बर्थ। बेटे जब भी कोई फीमेल किसी बच्चे को जन्म दे रही है तो उस वक्त उसकी अगर डेथ हो जाती है उसको कहा जाता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, कोई भी वुमेन जिसकी डेथ हो जाती है बर्थ के टाइम, ड्यूरिंग बर्थ ऑफ इन्फेंट बेबी, अगर वहां पे उसकी डेथ हो रही है बेटे, तो वहां पर उसको कहा जाता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, जो हमने पर 1 लाख बर्थ लिया है, जिसका बेस हमने 1 लाख बर्थ के लिए लिया है। तो यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान जो है हैव नॉट बीन एबल टू सेव वुमेन फ्रॉम मैटरनल मोर्टेलिटी। चाइना के अंदर सिर्फ 27 वुमेन डाई हो रही है, और इंडिया के अंदर ये रेट 174 और 178 है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है बेटे अभी भी। इंडिया के अंदर 174 वुमेन डाई हो जाती हैं, पाकिस्तान के अंदर 178 वुमेन की डेथ हो जाती है, लेकिन चाइना में सिर्फ 27 वुमेन की डेथ होती है। कितनी पॉपुलेशन आपके यहाँ पर इम्प्रूव्ड सैनिटेशन यूज कर रही है? पॉपुलेशन यूजिंग इम्प्रूव्ड सैनिटेशन। बेटे ये हम परसेंटेज में बात कर रहे हैं। इंडिया में सिर्फ 40% लोग,
चाइना में 77% और पाकिस्तान में 64%। सिर्फ एक ये पॉइंट है जहां पाकिस्तान हमसे आगे है, सैनिटेशन फैसिलिटी, पॉपुलेशन यूजिंग इंप्रूव्ड सैनिटेशन। अब समझ में आया आप लोगों को कि सिर्फ इस पॉइंट पॉपुलेशन विद सस्टेनेबल access to improved water source। ये भी हम लोग बेटे परसेंटेज की बात कर रहे हैं। बेटे कितनी पॉपुलेशन आपके यहाँ पर साफ पानी पीने में सक्षम है। It refers to the percentage of population which reasonable access to water from tap, hand pump, protected well and is able to obtain at least 20 liters per person per day। तो कितने पॉपुलेशन आपके यहाँ पर एक्सेस कर पा रही है इम्प्रूव वाटर सोर्स के लिए। बेटे जल्दी से लिखें आप लोग, परसेंटेज की बात करते हैं। 94%, 96%, 91%। लास्ट पॉइंट लिखेंगे बेटे, परसेंटेज ऑफ अंडर नरिश्ड चिल्ड्रन, जिनको बेटे पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन विच इज नॉट एबल टू ऑब्टेन एडुकेट डाइट, इट टर्म्ड एज अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन। जिसको बेटे एक पर्टिकुलर न्यूट्रिशन डाइट नहीं मिल पा रही है, उनको कहा जाता है अंडर नरिश्ड चिल्ड्रन। इंडिया में 39, चाइना में 9, पाकिस्तान में 45। आप लोग जब नोट्स में देखेंगे तो वहां पे हमने आपको इन सब चीजों का मीनिंग दे दिया है। हमने सारी चीजें इसका मीनिंग आपको लिख दिया है। आई होप आप लोगों ने टेबल को साथ साथ बना लिया होगा। फ्रॉम द डेटा we would able to conclude we would be able to conclude that China is moving ahead of both India and Pakistan in terms of indicators of human development। चाइना इंडिया और पाकिस्तान से आगे है बेटे एचडीआई के कंसर्न में। जल्दी नोट करें। पाकिस्तान
is ahead of India in population using improved sanitation? Point number 3. In China, for 1 lakh birth, for 1 lakh birth, only 27 women die. Whereas in India, 174 women die, and in Pakistan, 178 women die. जल्दी से नोट करें. हो गया बेटा? Comparative study. India, China, and Pakistan. तीनों को एक बार कंपेयर कर रहे हैं. आपके नोट्स में पेज नंबर 125 आप देख सकते हैं. कंट्री, estimated population, in millions. Annual growth, of population, density per square kilometer, sex ratio 2015 के अकॉर्डिंग, fertility rate, fertility rate 2015 के अकॉर्डिंग, और बेटे अर्बनाइजेशन 2015 के. इंडिया, चाइना, पाकिस्तान. पॉपुलेशन की बात करें, मैं 2016 की बात कर रहा हूं, मैं 2015 की बात कर रहा हूं.
यानी आप कह सकते हैं सर आप फाइनेंशियल ईयर 2015-16 के डेटा की बात कर रहे हैं। हाँ बेटे, आज से 4 साल पहले। यहां भी लिख दो बेटे 2015, 6 साल पहले के डेटा की बात हो रही। इंडिया की पॉपुलेशन 1311 यानी ऑलमोस्ट 131 करोड़। चाइना 1371 ऑलमोस्ट 137 करोड़। 188 ऑलमोस्ट 18.8 करोड़, मतलब 19 करोड़ 20 करोड़। ग्रोथ रेट देखो बेटा, ग्रोथ रेट इंडिया में है 1.2% एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। चाइना में देखो बेटे ओनली 0.5%। बेटे यही वो मेन कारण है, यही वो मेन कारण है जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि 2024 में हमारी पॉपुलेशन चाइना की पॉपुलेशन से ज्यादा होगी। यानी हम लोग वर्ल्ड में फर्स्ट कंट्री हो जाएंगे जिसकी पॉपुलेटेड कंट्री होगी, मैक्सिमम पॉपुलेशन इंडिया में होगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर ग्रोथ रेट अभी भी 1.2% चल रही है और चाइना में ग्रोथ रेट देखो बेटा 0.5%। और आप लोगों को बहुत सुनकर हैरानी होगी कि उनका जो नया डेटा 2024 में 2023 में रिलीज होगा, वहां ये परसेंटेज 0.1375 तक आ गई है। यानी वो इसको भी कम कर गए हैं बेटे। यानी इंडिया आगे आने वाले 6 साल के अंदर चाइना से आगे निकल जाएगा और हम लोग वर्ल्ड की फर्स्ट कंट्री होंगे जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होगी।